नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। एक तरफ केंद्र सरकार ने वक्फ बिल को अगले सत्र के लिए टाल दिया है, वहीं ममता दीदी के बंगाल में इसे लेकर खूब सियासत हो रही है। बंगाल में सियासी गलियारों से लेकर सड़कों तक इस पर हंगामा हो रहा है। कलकत्ता में कल वक्फ बिल के खिलाफ जमीयत उलेमा हिंद के कई मुस्लिम संगठनों ने मिलकर एक रैली का आयोजन किया। इस रैली को ममता दीदी की टीएमसी का भी समर्थन हासिल था, और इस रैली की अध्यक्षता जमीयत उलेमा बंगाल के चीफ सदीकुल्लाह चौधरी ने की। आपको बता दें कि सदीकुल्लाह चौधरी ममता सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। सदीकुल्लाह ने इस रैली में ममता सरकार को धमकी देते हुए कहा कि सरकार आग से खेलना बंद कर दे। इसके अलावा यह भी आरोप है कि इस रैली में कई आपत्तिजनक और भड़काऊ भाषण दिए गए। इसी वजह से बीजेपी नेता अमित मालवीय ने यह आरोप लगाया है कि बंगाल में डायरेक्ट एक्शन डे की तरह माहौल बनाया जा रहा है। आज पूरा सच में हम आपको बताएंगे कि ताजा भड़काऊ भाषणों की तुलना 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे से क्यों की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ वक्फ बिल के विरोध में खुद ममता सामने आ गई है। उन्होंने कहा है कि वक्फ बिल धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। आज हम आपको बताएंगे कि ममता के दिल में एक बार फिर मुसलमानों के लिए ममता क्यों उमड़ रही है, क्या है इसके पीछे की राजनीति, जानेंगे पूरा सच। तो वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ कल कोलकाता में हुई जमात की रैली में बड़ी संख्या में जमा हुए मुसलमानों की भीड़ को उकसाने की कोशिश की गई। देखते ही देखते ये रैली भड़काऊ घोषणाओं के मंच के रूप में तब्दील हो गई, और यह सब हुआ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मंत्री सदीकुल्लाह चौधरी के सामने। वो खुद मंच पर बैठे हुए थे, और बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इस रैली के साथ एक वीडियो साझा किया, जिसमें एक व्यक्ति बंगाली भाषा में ईमान की रक्षा के लिए वक्फ बिल के समर्थन में, वक्फ बिल के खिलाफ लोगों को लड़ने के लिए भड़काता नजर आ रहा है। आप भी देखिए वो वीडियो, और फिर हम आपको बताएंगे कि आखिर पश्चिम बंगाल में क्यों दिए जा रहे हैं इस तरह के भड़काऊ बयान, और क्या है इसके पीछे का पूरा सच। বিরুদ্ধে লড়াই করেছি, এনআরসি, এমপিআর, সিএএ এই সমস্ত বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করেছি। ওটা আমাদের নাগরিকত্বের অস্তিত্বের লড়াই ছিল। আজ ওয়াকফ বিল যদি মেম্বার অফ পার্লামেন্টে সমকমিতার মতন নোংরা বিল যেমন পাশ করা হয়েছে, পরকীয়ার মতন নোংরা বিল যেমন পাশ করা হয়েছে, সেই রকম যদি ওয়াকফ বিল মেম্বার অফ পার্লামেন্টে পাশ করা হয়, মনে রাখবেন আমাদের লড়াইটা তখন ঈমানের অস্তিত্বের লড়াই দাঁড়িয়ে যাবে। तो हम आपको एक बार फिर बता दें कि जमीयत उलेमा पश्चिम बंगाल की सभा की अध्यक्षता ममता बनर्जी के मंत्री सदीकुल्लाह खान चौधरी कर रहे थे, और उन्हीं के सामने इस तरह के भड़काऊ और आग लगाने वाले भाषण दिए गए। अब इस मुद्दे को बीजेपी नेता अमित मालवीय ने उठाया है। उन्होंने इसकी तुलना कोलकाता में 1946 में हुए डायरेक्ट एक्शन डे से की है। अमित मालवीय ने कहा है कि बंगाल डायरेक्ट एक्शन डे से बहुत दूर नहीं है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि डायरेक्ट एक्शन डे था क्या। दरअसल मुस्लिम लीग के मुखिया और पाकिस्तान के जनक मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को पूरे देश में डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की थी। उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी, और उसका मुखिया था सुहरावर्दी, जिसे आज हम बंगाल के कसाई के नाम से जानते हैं। 16 अगस्त 1946 को सुहरावर्दी ने कोलकाता के मैदान इलाके में एक सभा की, जिसमें करीब 2 लाख मुसलमान शामिल हुए थे, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। और इस भीड़ के सामने सुहरावर्दी ने बेहद भड़काऊ किस्म का भाषण दिया, जिसके बाद भीड़ भड़क गई, और अगले 24 घंटे में कलकत्ता की सड़कें हिंदुओं की लाशों से अटी पड़ी थी। दंगाइयों की भीड़ कलकत्ता की जिस भी गली से सड़क से गुजरी, वहां मौत की निशानियां छोड़ती गई। ऐसा लग रहा था जैसे मुस्लिम आक्रांता तैमूर लंग और नादिर शाह की क्रूर फौज पूरे कलकत्ता में खून का दरिया बहाने निकली है। और डायरेक्ट एक्शन डे के इन दंगों में उस वक्त की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 10 से 20 हजार लोग मारे गए थे, और कई लोग ये आंकड़ा और भी ज्यादा बताते हैं।
आइए अब हम आपको बताते हैं कि 16 अगस्त 1946 को कोलकाता में मुस्लिम लीग ने जो पर्चे बांटे थे उस पर क्या लिखा था। यह हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इन पर्चों में जो भाषा इस्तेमाल की गई थी उसे पढ़कर आप ये आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कल जमीयत उलेमा की रैली में जो भाषा बोली गई है और जो 78 साल पहले मुस्लिम लीग के पर्चों में लिखा था उसमें कितनी समानता है या नहीं है, यह आपको तय करना है। 1949 में प्रकाशित जस्टिस GD खोसला की पुस्तक ईस्टर्न रेकनिंग में इन पर्चों की पूरी डिटेल दी हुई है। आपको बता दें कि जस्टिस खोसला ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को पंजाब हाई कोर्ट में फांसी की सजा सुनाई थी। तो जस्टिस खोसला की पुस्तक के मुताबिक उस दिन कलकत्ता में जो पर्चे बांटे गए थे उसमें मुस्लिम लीग ने लिखा था कि यह बदकिस्मती है कि हिंदुस्तान में हम 10 करोड़ मुसलमान होने के बाद भी हिंदुओं और अंग्रेजों के गुलाम बने हुए हैं। दुआ कीजिए कि हम मजबूत बने और काफिरों पर जीत हासिल करें। हम हिंदुस्तान में इस्लामी हुकूमत कायम करें और इस जिहाद के लिए कुर्बानी दें। अल्लाह की मर्जी से हम हिंदुस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क कायम करने में कामयाब होंगे। जो जन्नत में जाने का अरमान रखते हैं वो आगे आएं, जो सीधे हैं परेशान हैं वो भी आगे आएं, जो चोर हैं, गुंडे हैं, बदकिरदार हैं और बेनमाजी हैं वो सब भी आगे आएं। जन्नत का चमकता हुआ दरवाजा आपके लिए खुल चुका है। हम सब हजारों की तादाद में उसमें दाखिल होंगे। इस हिंदुस्तान में मुसलमानों के सर पर ताज था। मुसलमानों सोचो फिर आज हम काफिरों के गुलाम क्यों हैं। कत्लेआम होगा, हम हाथ में तलवार लेकर फख्र के साथ तुम पर जीत हासिल करेंगे। डायरेक्ट एक्शन डे कयामत का दिन होगा। तो यह मुस्लिम लीग के पर्चों पर उस दिन 16 अगस्त 1946 को लिखा हुआ था। तो कलकत्ता में वक्फ बिल के विरोध में जमीयत उलेमा पश्चिम बंगाल की रैली को ममता बनर्जी के में जो मंत्री हैं ममता बनर्जी के सदीकुल्ला चौधरी ने भी संबोधित किया और कहा कि वो बिल लागू नहीं होने देंगे। और पत्रकारों से बात करते हुए भी उनके तेवर नर्म नहीं पड़े। सदीकुल्ला चौधरी ने केंद्र सरकार को धमकाते हुए कहा कि सरकार आग से खेलना बंद करे। आप भी सुनिए ममता के मंत्री सदीकुल्ला चौधरी ने क्या कहा। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने सबको आजादी दी है अपने तकलीफ की बात, और कोई संविधान पर हस्तक्षेप करे या संविधान को कमजोर करे, दुर्बल करे, उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। वक़्फ़ बिल में केंद्रीय सरकार ने डायरेक्ट दस्तूर पर कॉन्स्टिट्यूशन में अटैक किया है। ये मुसलमानों के हक को छीनना चाहते हैं और वक़्फ़ प्रॉपर्टी को बर्बाद करना चाहते हैं, लूट पुट करके खाना चाहते हैं। ये इख्तियार उनका नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर के सब जुडिस नहीं है। इसलिए ये आग से खिलवाड़ बंद करना चाहिए। और हिंदू बहुत संपत्ति है, हमने कोई विरोध नहीं किया। आप सिर्फ मुसलमानों को देख रहे हैं। तो वक्फ बिल पर जमीयत उलेमा पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष सदीकुल्ला चौधरी ने मोदी सरकार को धमकाते हुआ कहा कि सरकार आग से खेलना बंद करे। आपको हम बता दें कि ऐसी भाषा बोलने वाले ये जनाब ममता बनर्जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। आइए अब हम आपको सदीकुल्ला चौधरी का जीवन परिचय बताते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि इन जनाब के पास ऐसी भाषा आती कहां से। सदीकुल्ला चौधरी जमीयत उलेमा के बंगाल इकाई के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा ये जनाब ममता बनर्जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं और इनके पास मास एजुकेशन एक्सटेंशन और लाइब्रेरी सर्विसेज जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं। यानी इन्हें ममता दीदी ने बंगाल में शिक्षा के विस्तार का महत्वपूर्ण कार्य सौंप रखा है। अब आगे सुनिए, सदीकुल्ला चौधरी 2 बार कांग्रेस के टिकट पर 1984 और 1989 में लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। फिलहाल वो टीएमसी के मोंटेश्वर विधानसभा सीट से विधायक हैं। और सदीकुल्ला ने ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के बैन लगाने के फैसले की आलोचना की थी। उन्होंने ट्रिपल तलाक को इस्लाम का अभिन्न अंग बताया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को असंवैधानिक करार दिया और इस्लामी कानूनों में हस्तक्षेप करने वाला बताया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। और सदीकुल्ला का कहना था कि मुसलमान शरिया का पालन करना जारी रखेंगे। और इसके अलावा सदीकुल्ला ने एक बार कहा था कि अगर मुसलमानों ने भारत की आज़ादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया होता तो भारत को आज़ाद होने में
और 100 साल ज्यादा लग जाते, यानी 2047 तक भारत आजाद नहीं होता। और इतना ही नहीं, सदीकुल्लाह बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के कटु आलोचक रहे। क्यों, ये भी जान लीजिए। सदीकुल्लाह ने बांग्लादेश के उन रजाकारों का समर्थन किया था, वो रजाकार जिन्होंने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की सेना का साथ दिया था, और जिन रजाकार नेताओं ने हिंदू और मुसलमानों का, बंगाली मुसलमानों को वहां पे खून किया था, उनके साथ सदीकुल्लाह नजर आते हैं। और उनके नेताओं को जब शेख हसीना ने सजा दिलवाई बहुत साल बाद, तो सदीकुल्लाह ने उन रजाकार नेताओं को धार्मिक नेता कहा। इसके अलावा सदीकुल्लाह का पर आरोप है कि वाहनों पर लाल बत्ती लगाने का उनके ऊपर आरोप है, और वो भी प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भी उन्होंने लाल बत्ती अपने वाहन पर 2017 में लगाई थी, उसका प्रयोग किया था। इसको लेकर भी विवाद हुआ था। तो पहले मंच पर भड़काऊ भाषण, और फिर सदीकुल्लाह चौधरी की मोदी सरकार को धमकी। आखिर इतनी हिम्मत आई कैसे? जाहिर सी बात है, इसके पीछे खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की शह है। एक तरफ कलकत्ता में ये भड़काऊ रैली चल रही थी, तो दूसरी तरफ राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वक्फ बिल को लेकर वही सब कुछ कह रही थी जो उनके मंत्री सदीकुल्लाह चौधरी कह रहे थे। ममता बनर्जी ने वक्फ बिल को देश के संघीय ढांचे और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ बताया। ममता बनर्जी ने विधानसभा में कहा कि केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक पर पश्चिम बंगाल सरकार से कोई सलाह नहीं ली। ममता बनर्जी की दलील थी कि केंद्र का ये कदम न केवल संविधान के खिलाफ है, बल्कि इससे धार्मिक सद्भाव और भाईचारे को भी खतरा हो सकता है। ममता बनर्जी का आरोप है कि ये विधेयक मुस्लिम समाज की धार्मिक स्वतंत्रता और उनकी संपत्ति के अधिकारों को कमजोर करेगा। ममता बनर्जी ने कहा कि सरकार को इस तरह के कानून बनाने से पहले सभी हितधारकों से सलाह मशवरा करना चाहिए। खासकर, अब देखिए ममता जी क्या कह रही हैं। ममता बनर्जी ने आज कहा कि खासकर उस राज्य से जहां मुस्लिमों की संख्या काफी ज्यादा है, उससे तो कम से कम सलाह लेना ही चाहिए। और ममता बनर्जी ने कहा कि टीएमसी पहली पार्टी है जिसने इस विधेयक का विरोध किया है, और वो अपना ये विरोध जारी रखेंगी। तो ये था आज ममता बनर्जी का बयान। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वक्फ बिल को एंटी सेक्युलर और एक खास धर्म के खिलाफ बताया है। दरअसल ममता दीदी नहीं चाहती कि वक्फ बोर्ड के नियमों में कोई भी सुधार हो, उसकी नीति निर्धारण में कोई सुधार हो, ममता नहीं चाहती, क्योंकि पश्चिम बंगाल के वक्फ बोर्ड के पास अकूत दौलत है, बेतहाशा दौलत है, और उसकी नजर अन्य सरकारी संपत्तियों पर भी लगी हुई है। आइए देखते हैं पश्चिम बंगाल वक्फ बोर्ड के पास क्या क्या संपत्तियां हैं। तो पश्चिम बंगाल में वक्फ की जो कुल अचल संपत्तियों की संख्या है वो करीब 80,000 से ज्यादा है, और वक्फ बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर पश्चिम बंगाल में अपनी कुल संपत्तियों की संख्या 80,000 से ज्यादा तो बता दी, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि खुद वक्फ बोर्ड इनमें से 76,000 संपत्तियों के बारे में कोई जानकारी ही नहीं रखता। वहीं ममता सरकार के मंत्री सदीकुल्लाह चौधरी ने इसी 16 नवंबर 2024 को, आज से कोई 11-12 दिन पहले, एक चैनल से बात करते हुए कहा था कि कोलकाता के धर्मतल्ला से लेकर कॉलिन स्ट्रीट तक जितनी भी संपत्ति है वो सब वक्फ की संपत्ति है। वहीं 2013 में बंगाल के 22 मुस्लिम संगठनों ने यह दावा किया था कि कोलकाता के में गवर्नर हाउस, राज्यपाल का जो भवन होता है, राज्य विधानसभा और आकाशवाणी भवन जैसी कई महत्वपूर्ण सरकारी इमारतें वक्फ की संपत्ति है। 2013 में पश्चिम बंगाल वक्फ बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष अब्दुल गनी ने राजभवन को, गवर्नर हाउस को वक्फ की संपत्ति बताया था। उस दौर में यह दावा किया गया था कि राजभवन को करीब 200 साल पहले 1797 में वक्फ किया गया था, यानी किसी ने दान किया था। लेकिन यह नहीं बताया गया कि संपत्ति को, जो राजभवन को जो संपत्ति बताएगी, ये किसने वक्फ की थी, किसने दान की थी, इसकी कोई जानकारी नहीं है। और इसके अलावा 2013 में यह दावा किया गया था कि कोलकाता में करीब 1273 एकड़ जमीन वक्फ की है। तब देश का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स, जिसे आप रॉयल कलकत्ता गोल्फ कोर्स के नाम से जानते हैं, उसे भी वक्फ की संपत्ति बता दिया गया था। और इसके अलावा विश्व प्रसिद्ध क्रिकेट मैदान ईडन गार्डन, जिसमें कई बड़े क्रिकेट मैच हुए हैं, फाइनल हुआ है वर्ल्ड कप का, उसे भी वक्फ की संपत्ति बताया गया था। हालांकि वर्तमान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शाहिदुल मुंशी ने कहा है कि बोर्ड के पास इस बात की कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं है कि बंगाल राजभवन वक्फ की संपत्ति है। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति न सिर्फ बंगाल
बल्कि पूरे देश में जग जाहिर हो चुकी है। ममता बनर्जी अपने मुस्लिम वोट बैंक को बचाए रखने के लिए कई बार विवादित बयान दे चुकी है और इसलिए उन पर यह आरोप लगते हैं कि वे खास समुदाय के पक्ष में खड़ी हैं। इमामों को भत्ता देने का निर्णय हो या अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष योजनाओं का लाभ पहुंचाने की बात, ममता बनर्जी पर यह आरोप है कि वो मुसलमानों के वोट पाने के लिए इन कदमों का सहारा लेती हैं। आइए अब देखते हैं कि ममता बनर्जी की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति को सिद्ध करते हुए उनके कुछ बयान एवं कार्य। तो ममता बनर्जी की मुस्लिम तुष्टीकरण का नजारा देश ने जनवरी 2024 में उस वक्त भी देखा था जब सिर्फ एक समुदाय को खुश करने के लिए ममता बनर्जी ने राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आमंत्रण ठुकरा दिया था। इसके अलावा ममता बनर्जी ने मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर चलते हुए कहा था कि वो पश्चिम बंगाल में ना तो CAA और ना ही NRC को अनुमति देंगी। साल 2023 में हावड़ा में रामनवमी जुलूस पर मुस्लिम इलाके में हमला हुआ था और उस समय ममता बनर्जी ने कहा था कि रमजान का भी महीना चल रहा है और इस महीने में मुसलमान कोई गलत काम नहीं करते। तो ममता बनर्जी का कहना था कि रमजान के महीने में मुसलमान कोई गलत काम नहीं करते। ममता सरकार ने बंगाल में कुल 179 जातियों को OBC का दर्जा दिया, जिनमें से 118 जातियां मुसलमानों की। और मई 2024 में ही कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस तरह मुस्लिमों को OBC में शामिल करने का जो तरीका था उसे असंवैधानिक माना था। और इसके अलावा ममता दीदी को जय श्री राम के नारे से भी भारी दिक्कत है। आपको याद होगा वो अक्सर इस नारे का सार्वजनिक तौर पर विरोध करती देखी गई हैं, गुस्सा तक हो जाती है। और ममता की पुलिस ने 2020 में कलकत्ता में 44वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला जब चल रहा था वहाँ पर, तो हनुमान चालीसा को जब वहाँ पर बांटा जा रहा था तो हनुमान चालीसा को बांटने पर ममता सरकार की जो पुलिस थी उसने प्रतिबंध लगा दिया था। और 2017 में ममता बनर्जी ने कहा था कि हर रोहिंग्या मुसलमान आतंकी नहीं है, उन्हें वापस नहीं भेजना चाहिए। तो रोहिंग्याओं के लिए बहुत ममता है उनके मन में। और इसके अलावा 2017 में ममता सरकार ने पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन पर रोक लगा दी थी। ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा के अगले दिन मुहर्रम होने का हवाला देते हुए मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाने का फैसला किया था। तो इस देश में सबसे ज्यादा मुस्लिम तुष्टीकरण होता है तो वो है पश्चिम बंगाल, और इस मुस्लिम तुष्टीकरण की पुरोधा है ममता बनर्जी। ममता दीदी की अगुवाई में बंगाल में मुसलमानों को खुश रखने के लिए वो सब किया जाता है जो शायद देश के किसी दूसरे राज्य में नहीं किया जाता। और उसकी वजह है बंगाल में मुसलमानों की 27% आबादी, ये 2011 के मुताबिक है। अभी ये आबादी और भी ज्यादा बढ़ चुकी होगी और ये आबादी साल दर साल तेजी से बढ़ती जा रही है। अगर पश्चिम बंगाल के जनसंख्या आंकड़ों की बात करें तो 1951 में पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी थी 19.8%, लेकिन 2011 के आंकड़ों के मुताबिक आज पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी है 27%, यानी राज्य की जनसंख्या में माफ कीजिएगा, यानी राज्य की जनसंख्या में 7.2% मुस्लिम हिस्सेदारी बढ़ गई है। 1951 में पश्चिम बंगाल में करीब 51 लाख मुसलमान थे, वहीं 2011 में मुसलमानों की आबादी है करीब 2,47,00,000, यानी करीब 5 गुना की बढ़ोतरी मुस्लिम आबादी में हुई है। अगर पूरे देश से इसकी तुलना की जाए तो आज़ादी के बाद से पूरे देश में मुस्लिम आबादी 4.3% बढ़ी है, वहीं बंगाल में बढ़ोतरी का प्रतिशत 7.2 है, यानी पूरे देश के जो औसत है उसके मुकाबले में बंगाल में मुसलमानों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है। और पश्चिम बंगाल में 1951 में जहां 78.7% हिंदू थे, वहीं 2011 में इनकी हिस्सेदारी घटकर हो गई है 70.5%। ध्यान दीजिएगा, यानी हिंदुओं की आबादी में पूरे 8.2% की गिरावट आई है। तो यह है सच पश्चिम बंगाल का, पूरा सच में। अब वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे देश भर में नई नई संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड के दावे का क्या है पूरा सच। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मसाले सच MDH। The instant
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का फाइनेंशियल एंड टैक्स लिटरेसी डायरेक्टोरेट देश को वित्तीय साक्षर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। ये बचत, निवेश, वित्तीय योजना और धोखाधड़ी से सुरक्षा जैसे जटिल विषयों को सरल बनाकर इसे 12 क्षेत्रीय भाषाओं में हर वर्ग और उम्र के लोगों तक पहुंचा रहा है, क्योंकि हमारा मानना है हर जन हर मन हो वित्तीय ज्ञान से संपन्न। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। छोटे थे तो माँ प्यार से मूर्ख बुलाती थी, मूर्खानंद। और ये तो सच में मूर्ख समझते हैं। कस्टम डिपार्टमेंट वाले बन के कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके पार्सल से ड्रग्स पकड़ा गया। सब समझते हैं। पहले डराएंगे, फिर कहेंगे पैसे ट्रांसफर करो। अब प्यार से चाहे जो बुला लो, पर मैं मूर्ख नहीं हूं। याद रहे, UPI सेफ है। यदि आपको भी कोई इस तरह डराना चाहे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। तो पूरा सच में ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है और हम बात कर रहे हैं बंगाल और वक्फ बोर्ड के विवाद की। और आपको ये पूरा सच जानकर हैरानी होगी कि मार्च 2014 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने देश की राजधानी दिल्ली में 123 प्रमुख संपत्तियों को दिल्ली वक्फ बोर्ड को गिफ्ट में दे दिया था। और इतना ही नहीं, 2022 में एक RTI से पता चला था कि दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री केजरीवाल की सरकार 2015 में सत्ता में आने के बाद से ही दिल्ली वक्फ बोर्ड को 101 करोड़ रुपए से ज्यादा का सार्वजनिक धन दे चुकी है। लेकिन पहले से ही इतनी दौलत होने के बाद भी देश भर की वक्फ बोर्ड आए दिन नई नई संपत्तियों पर दावा ठोकते रहते हैं। आप अखबारों में पढ़ते होंगे, टीवी चैनल्स पर देखते होंगे। यहां तक कि वक्फ बोर्ड की नजर ताजमहल पर भी थी। वक्फ बोर्ड ने साल 2005 में ताजमहल को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया था, जिसे ASI ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। और 2018 में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि ये कौन भरोसा करेगा कि ताजमहल वक्फ संपत्ति है। वक्फ बोर्ड शाहजहां के दस्तखत वाला वक्फनामा भी पेश नहीं कर पाया था। और कुछ समय पहले ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बुरहानपुर की 3 ऐतिहासिक इमारतों को वक्फ बोर्ड का मानने से इनकार कर दिया था। और इतना ही नहीं, देश के 120 स्मारकों पर वक्फ बोर्ड और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बीच विवाद चल रहा है। सितंबर 2022 में तमिलनाडु से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया था, जहां वक्फ बोर्ड ने हिंदुओं के सैकड़ों साल पुराने प्राचीन मंदिर पर अपना दावा ठोक दिया था। और इतना ही नहीं, पूरे गांव को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया था। इसी तरह से केरल की व्यावसायिक राजधानी कोच्चि में मुनम्बम उपनगर में मछुआरों का एक गांव चेराई को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया था। और गांव के लगभग 610 परिवार पलायन के डर में आज भी वहां पर जी रहे हैं। और गांव के लोग कानूनी विवाद में फंसने के कारण 2022 से ही ना तो अपनी जमीन पर कोई लोन ले सकते हैं और ना ही वो इसे बेच पा रहे हैं। वहीं वक्फ बोर्ड ने हैदराबाद के 5 स्टार मैरियट होटल को अपनी संपत्ति करार दिया था। और इसी तरह से जौनपुर, वाराणसी, मथुरा, लखनऊ, बेंगलुरु, बेट द्वारका, उडुपी, अयोध्या, डूंगरपुर, वेल्लूर जैसे शहरों के अंदर भी वक्फ बोर्ड दावा ठोकता रहता है और कई पुरानी संपत्तियों को अपनी संपत्ति बताता रहता है। और हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर
वोट बैंक की राजनीति के लिए वक्फ बोर्ड का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। आप भी सुनिए पीएम मोदी ने तब क्या कहा था। दिल्ली के लोग तो चौंक जाएंगे। हालात ये थी कि 2014 में इन लोगों ने सरकार से जाते जाते दिल्ली के आसपास की अनेक संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी थी। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है ना, जिस संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध है, संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। तो देश के पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए वेब्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया और ओटीटी दर्शकों को एक फुल इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही इसे डाउनलोड करें और अपने वेब्स ऐप को क्यूआर कोड के जरिए भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये क्यूआर कोड है जो एप्पल स्टोर पर भी उपलब्ध है, प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है और ये दर्शकों के लिए एक बड़ी सौगात है। इस क्यूआर कोड के माध्यम से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज पूरा सच में इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।